हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चनों को जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप अपनी जानकारी को भी चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। यूपीपी कांस्टेबल जो भर्ती अभी आने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी पेट, इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है अक्टूबर के लास्ट वीक में। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? विमुद्रीकरण का मतलब नोटबंदी। विमुद्रीकरण का मतलब नोटबंदी। तो स्वतंत्र भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? तो भारत में अब तक 3 बार, 1946, 1978 और एक बार 2016। तो 1978 में 1000 के नोट और 5000 के नोट और 10,000 के नोट, तब 10,000 के नोट भी चलते थे, 10,000 के नोट। और 2016 में 500 और 1000 के नोट को इलीगल कर दिया गया था। अभी जो 2023 में 2000 का नोट बंद हुआ है, 2023 में जो 2000 का नोट बंद हुआ है, इसको विथड्रा करने के लिए सरकार के इसको विमुद्रीकरण की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये विथड्रा एक शब्द जोड़ा गया है, विथड्रा। तो इसमें स्वतंत्र भारत में ये 1946, तो इसके पहले भारत आज़ाद नहीं था। भारत को आज़ादी मिली 1947 में। तो 1, 2, 1978 और 2016। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। स्वतंत्र भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? तो 2 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य हैं? देखिए, मानवाधिकार आयोग ये 53 सदस्यों से मिलकर बना था। 53 सदस्यों से मिलकर बना था, जो 2006 तक था। 2006 तक इसका नाम मानवाधिकार आयोग था। फिर 2006 के बाद इसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कर दिया गया। इसका नाम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कर दिया गया। तो जिसमें वर्तमान में कुल 47 सदस्य हैं। वर्तमान में कुल 47 सदस्य हैं। ये प्रत्येक 4.5 साल में हर देश में मानव के अधिकारों का जांच करता है। प्रत्येक 4.5 साल में मानव के अधिकारों का हर देश में जांच करता है और इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 47 सदस्य। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय जिनेवा, जो स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 28 फरवरी, 11 नवंबर या 24 जनवरी? देखिए, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म दिवस 11 नवंबर, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका
जन्म दिवस 11 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अब पूछेंगे 11 मई को ही क्यों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई पहले 1974 में ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण हुआ था। परमाणु परीक्षण 1974 में, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। परमाणु परीक्षण जिसको पोखरण 1 भी कहते हैं, पोखरण 1 भी कहते हैं। और दूसरी बार 11 मई 1998 में पोखरण 2, 1998 में पोखरण 2 का परीक्षण हुआ था, जो सफल भी रहा था। इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और इसका नाम शक्ति इसका नाम दिया गया। तो इसी के 11 मई 1998 में पोखरण 2 का परीक्षण हुआ था, जो परमाणु परीक्षण था। इसीलिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ट्विटर का संस्थापक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ट्विटर का संस्थापक नहीं है? ऑप्शन ए जैक डॉर्सी, ऑप्शन बी नोआ ग्लास, ऑप्शन सी बिजस्टोन या ऑप्शन डी एंड्रयू मैकुलम। तो देखिए, ट्विटर की स्थापना 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको 4 लोग मिलकर किए थे। एक जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बिजस्टोन, इसमें प्लस एक और हैं, उनका नाम इवेन विलियम है। इवेन विलियम, ये 4 लोग मिलकर ट्विटर की स्थापना 2006 में किए थे। एंड्रयू मैकुलम, जो इसका राइट आंसर है, एंड्रयू मैकुलम, ये मार्क जुकरबर्ग के साथ फेसबुक का संस्थापक किए थे। अभी ट्विटर को एलन मस्क की एक्स कंपनी ने खरीद लिया है। एलन मस्क की एक्स कंपनी ने खरीद लिया है, जिसकी सीईओ, ट्विटर की वर्तमान सीईओ लिंडा याकरीनो ट्विटर की वर्तमान सीईओ लिंडा याकरीनो है। ये करंट अफेयर का सवाल है। ट्विटर की वर्तमान सीईओ लिंडा याकरीनो। तो ट्विटर के संस्थापक एंड्रयू मैकुलम नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू किसकी रचना है? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू किसकी रचना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी जॉन रस्किन या ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की बहुत फेमस पुस्तक है दास कैपिटल, जो कार्ल मार्क्स की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। जॉन रस्किन, अनटू द लास्ट, ये जॉन रस्किन की पुस्तक है। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनकी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और उनकी और एक और पुस्तक है हिंद स्वराज। लेकिन ये पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इसके रचनाकार हैं लियो टॉल्स्टॉय, जो इसके राइट आंसर हैं लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्जेंटीना की मुद्रा कौन सी है? निम्नलिखित में से अर्जेंटीना की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए सोल, ऑप्शन बी रियाल, ऑप्शन सी पेसो या ऑप्शन डी बोलीवर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेसो, जो अर्जेंटीना की मुद्रा है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, जो अर्जेंटीना की राजधानी है। सोल कहाँ की मुद्रा है? पेरू की मुद्रा सोल। इसकी राजधानी लीमा, पेरू की राजधानी लीमा, मुद्रा सोल। बोलीवर बोलिविया एक देश है, उसकी मुद्रा बोलीवर है। बोलिविया की मुद्रा बोलिवियर है। रियाल या रियल, ये ब्राज़ील की मुद्रा है, ब्राज़ील की मुद्रा रियल। तो अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो, अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर क्राइम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर क्राइम नहीं है? ऑप्शन ए हैकिंग, फिशिंग, ई कॉमर्स या आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब जो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से सामान खरीदते बेचते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से क्रय विक्रय, ये साइबर क्राइम नहीं है। बाकी हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये साइबर क्राइम है। एक अधिनियम आया था भारत में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम, जिसको हम IT एक्ट कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम सन 2000 में ये अधिनियम आया था। इसी के द्वारा इन सबको साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु GST के दायरे में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु GST के दायरे में नहीं आता? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी घरेलू LPG, ऑप्शन सी मसाले या ऑप्शन डी कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, ये GST के दायरे में नहीं आता है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, विद्युत हो गया, और मानव उपयोग में लिया जाने वाला अल्कोहल, मानव उपभोग का अल्कोहल, ये GST के दायरे में नहीं आता है। बात करते हैं GST के बारे में। ये पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये 101वां संविधान संशोधन जो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर समिति की सिफारिश पर हुआ था। तो GST से संबंधित कौन सी समिति है? विजय केलकर समिति। संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से लागू है, और ये पेट्रोलियम, विद्युत, ये सब GST के दायरे में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने चेचक के टीके की खोज की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी जोनास साल्क। तो चेचक विश्व का पहला टीका जो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर एडवर्ड जेनर। लुई पास्चर रेबीज का टीका, जो कुत्ते के काटने से रोग होता है, रेबीज का टीका लुई पास्चर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज, जो पहली एंटीबायोटिक वैक्सीन थी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जोनास साल्क, इन्होंने पोलियो का इंजेक्शन वाला टीका खोजा था, पोलियो वैक्सीन का इंजेक्शन वाला टीका जोनास साल्क ने खोजा था। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, जो विश्व का पहला टीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन मैन बुकर पुरस्कार विजेता नहीं है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा, ऑप्शन डी गीतांजलि श्री।
तो मैन बुकर पुरस्कार विजेता इसमें से गीतांजलि श्री नहीं है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 में इनको मिला था। किसके लिए? रेत की समाधि। इनकी एक रचना है रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। इसका इंग्लिश में अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड। रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला था। अरविंद अडिगा को मिला था द व्हाइट टाइगर के लिए, द व्हाइट टाइगर, इसकी एक मूवी है द व्हाइट टाइगर पे। इसके लिए अरविंद अडिगा को मैन बुकर पुरस्कार मिला था। किरण देसाई को भी मिला था। और अरुंधति राय को, भारत का पहला मैन बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को 1997 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। इनमें से कौन सी उरुग्वे की राजधानी है? रबात, बोगोता, मोंटेवीडियो या जाग्रेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोंटेवीडियो, जो उरुग्वे की राजधानी है। रबात मोरक्को की राजधानी है, जहाँ हाल ही में भूकंप आया है। मोरक्को की राजधानी रबात। बोगोता कोलंबिया की राजधानी बोगोता। जाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है। तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। इसकी मुद्रा पेसो, उरुग्वे की मुद्रा पेसो है, ये भी ध्यान दीजिएगा, उरुग्वे की मुद्रा पेसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से कौन सी ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं चलती है? निम्न में से कौन सी ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं चलती है? कौन सी ट्रेन, कौन सी यात्री ट्रेन? ऑप्शन ए समझौता एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस या मिताली एक्सप्रेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस, जो भारत और पाकिस्तान के बीच खोली गई थी। ये बांग्लादेश से नहीं चलती। बाकी बंधन, मैत्री, मिताली, ये सब भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, जो वर्तमान में बंद है। मैत्री एक्सप्रेस 2008 में पहली बार, बंधन एक्सप्रेस 2017 में, मिताली एक्सप्रेस 2022। तो ये तीनों भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं, लेकिन समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी, जो वर्तमान में बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार, जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। बाकी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और एक राज्य और अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये लेकिन बिहार नेपाल के साथ तो सीमा बनाता है, लेकिन भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। UAPA किस वर्ष पारित हुआ? UAPA किस वर्ष पारित हुआ? इसका पूरा नाम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अधिनियम 1967। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967। UAPA 1967 में पारित हुआ। सन 2000 में IT एक्ट सन 2000 में। 1980 में रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका 1980 में पारित हुआ। इसमें 12 महीने का कैद बिना मुकदमा चलाए किया जा सकता है, जहां पे रासुका लगा होगा। 1958 में अफस्पा, लेकिन UAPA 1967 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस DGP कौन है? ऑप्शन ए प्रशांत कुमार, ऑप्शन बी राजा श्रीवास्तव, ऑप्शन सी संजय सिंघल या ऑप्शन डी विजय कुमार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय कुमार। उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान DGP हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? निम्न में से टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीतापुर उत्तर प्रदेश। सीतापुर उत्तर प्रदेश। टोडरमल कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। अकबर के वित्त मंत्री। इन्होंने दहसला लगान प्रथा चलाई थी, किसानों पर दहसला लगान प्रथा टोडरमल ने ही लगाई थी। दहसला लगान प्रथा टोडरमल ने। टोडरमल का जन्म सीतापुर उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, इल्बर्ट बिल, चाहे प्रथम पूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के ही समय में हुई थी 1881 में। 1881 में प्रथम पूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के। डलहौजी में इसके समय फर्स्ट रेल डाक विभाग और इसने ही डलहौजी ने ही व्यपगत का सिद्धांत दिया था। व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी ने दिया था। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन। देखिए बंगाल विभाजन वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन 1905। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इसी लॉर्ड कर्जन के ही समय पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 18, किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जौनपुर या ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे जौनपुर। इसकी स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा कराई गई थी। इसकी स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। वो किसके लिए? अपने भाई जौना खां के नाम पर जौनपुर की स्थापना की गई थी। जौना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जो सुल्तान बनने से पहले उसका नाम जौना खां था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी। तो पूर्व का सिराज जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा क्यात, यहाँ की राजधानी कैपिटल नापीतो। म्यांमार की मुद्रा क्यात और इसकी राजधानी नापीतो। बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ बिजली अधिक गिरती है, आसमानी बिजली, इसीलिए इसको लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू। यहाँ का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी
भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अक्टूबर 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए एलन एस्पेक्ट, ऑप्शन बी एनी एर्नॉक्स, ऑप्शन सी स्वांते पावो या ऑप्शन डी डगलस डायमंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी एर्नॉक्स साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये कहाँ की रहने वाली हैं? फ्रांस की ये रहने वाली हैं। देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में जो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार साहित्य वाला रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। प्रथम बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। प्रथम बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया, जिसकी 5 श्रेणी थी। लेकिन 1968 में इसमें एक और श्रेणी जोड़ दिया गया, अर्थशास्त्र। तो वर्तमान में कुल 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? 23वें, 22वें, 24वें, 21वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें। इसको क्या ही पढ़ना, ये परीक्षा में कभी कभी पूछ भी लेता है और पूछा हुआ क्वेश्चन कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं? 23वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिसाइल का विकास समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नहीं हुआ है? पृथ्वी, त्रिशूल, निर्भय, नाग। देखिए, जो IG इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 1982-83 से 2008 तक चला था। इसके तहत कुल 5 मिसाइल को बनाना था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इसके अध्यक्ष APJ कलाम साहब थे। और इसके अंतर्गत 5 मिसाइल, जिसको शॉर्ट में हम पटना कहते हैं, पटना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। 5 मिसाइल इसके अंतर्गत प्रोग्राम किया गया था। पटना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि। लेकिन ये निर्भय इसके अंतर्गत नहीं बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में। भारत किसकी अध्यक्षता कर रहा है? G20 की अध्यक्षता भारत और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। और इस बार का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भी भारत ही मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मीरी पीरी परंपरा की शुरुआत किन सिख गुरु जी ने की थी? देखिए, सिख धर्म से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ए गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु हरगोविंद, डी गुरु अंगद देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद। गुरु नानक देव सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, जो अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु अंगद देव दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद। मीरी पीरी परंपरा की शुरुआत गुरु हरगोविंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई? ऑप्शन ए 1935, बी 1940, सी 1945, डी 1922। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना या इसका गठन 1906 गठन ढाका में हुआ था, जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ बनाया गया था।
और इसके संस्थापक आगा खां। इसके संस्थापक थे आगा खां। तो 1940 में इनका मुस्लिम लीग का एक लाहौर में सम्मेलन था, लाहौर में सम्मेलन था, जहाँ पे अलग पाकिस्तान की मांग को पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जिन्ना थे, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इन्होंने प्रस्ताव को पारित कर दिया कि मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी, नाइटहुड, जिसको उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया था नाइटहुड की उपाधि को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ए कोयना, बी भीमा, सी प्राणहिता, डी तुंगभद्रा। देखिए, कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से इसका उद्गम होता है, जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, और ये बंगाल की खाड़ी जो आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कुल 1400 किलोमीटर लंबी, इसकी लंबाई कुल 1400 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदी कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, प्राणहिता नहीं है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणहिता। ये गोदावरी की सहायक नदी है, प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। और कृष्णा की और कौन सी सहायक नदी है? मूसी और मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सारी की सारी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मालप्रभा, घाटप्रभा। मूसी हैदराबाद इसी के किनारे बसा है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। और कृष्णा नदी पर बांध है अलमट्टी बांध, जो कर्नाटक में है, अलमट्टी बांध कर्नाटक, नागार्जुन सागर बांध जो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर बांध। एक क्वेश्चन पूछा गया था पेट में, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। और श्रीशैलम, कुल 4 बांध, श्रीशैलम, श्री और प्रकाशम बैराज, ये सारे चारों बांध कृष्णा नदी पर स्थित। नागार्जुन सागर बांध, अलमट्टी बांध, श्रीशैलम, प्रकाशम बैराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। आज समय ज़्यादा लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोकटक झील, बी लोनार झील, सी हुसैन सागर झील, डी उमियम झील मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हुसैन सागर झील, जो कर्नाटक में नहीं है, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में हुसैन सागर झील है। लोकटक झील मणिपुर में सही है, लोनार झील महाराष्ट्र में ये भी सही है, और उमियम झील मेघालय में ये भी सही है। तो हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है, तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, जब क्रांति खत्म हुई, तो वहीं पे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत उत्पन्न हुआ, जहाँ से भारतीय संविधान में फ्रांस से ही ये लिए गए हैं। इसका सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत
फ्रांस से लिए गए हैं। रूस से मौलिक कर्तव्य, संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से रूस से मौलिक कर्तव्य, रूस से मौलिक कर्तव्य, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ संघ में होंगी, संघवाद, अवशिष्ट शक्ति संघ में, ये कनाडा से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 12 मई 2005, 12 अक्टूबर 2005, 15 अप्रैल 2005 या 12 अक्टूबर 2006? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। एक केस आया था कुलवल बनाम JMCD 1986 में, कुलवल बनाम JMCD 1986 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा, सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा। इसमें सूचना 30 दिन के भीतर देनी होती है। अगर किसी के द्वारा सूचना मांगी गई हो तो अधिकारी को 30 दिन के अंदर सूचना देनी होती है, जो सामान्य सूचना होती है। सामान्य सूचना 30 दिन के अंदर। अगर सूचना जीवन मृत्यु से संबंधित है, सूचना जीवन मृत्यु से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे में सूचना देनी होती है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस स्थान पर स्थित जंतर मंतर को 2010 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? किस स्थान पर स्थित जंतर मंतर को? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। इसका राइट आंसर देखिए, जंतर मंतर दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है, मथुरा में भी है और वाराणसी में भी है। कुल 5 जगहों पर जंतर मंतर सवाई राजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई राजा जय सिंह। इन्होंने पहला जंतर मंतर सन 1724 में दिल्ली में बनवाया था। उसके बाद 5 जगह और दिल्ली, उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, 5 जगह स्थित जंतर मंतर है। लेकिन यूनेस्को में जयपुर वाला शामिल है, जो सबसे बड़ा है जयपुर वाला, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूँ, चना, मक्का, सरसों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। ये खरीफ की फसल है। मक्का खरीफ की फसल है। रबी की फसल, इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में हो जाती है। कटाई मार्च अप्रैल में। जैसे गेहूँ, चना, सरसों, जौ, ये सब रबी की फसलें हैं। लेकिन मक्का, धान, ये सब खरीफ की फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 14.2, ऑप्शन बी 15.6, ऑप्शन सी 16.51 या ऑप्शन डी 17.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.51। इस समय तो 17.5 के लगभग वर्तमान में चल रहा है। लेकिन जनसंख्या में उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे पे है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। भारत का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश से ही है। भारत का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश से है। तो इसका राइट आंसर 16.51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34,
हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था? हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन सी ऑपरेशन पोलो या ऑप्शन डी ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन पोलो 1948 में इसको पुलिस कार्यवाही का नाम दिया गया। पुलिस कार्यवाही का नाम दिया गया। इसकी डेट 18 सितंबर थी, जो हैदराबाद के निज़ाम ने अपने हथियार डाल दिए थे और खुद पाकिस्तान भाग गए थे। जैसे हैदराबाद रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे भारत में शामिल किया गया। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन विजय। सियाचिन पे जब पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था, तो इस पर विजय पाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन विजय कारगिल, कारगिल विजय। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध। और ऑपरेशन विजय से ही गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद कराया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 कराची पोर्ट पर हमला भारतीय सैनिकों द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा किया गया था। तो हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से भारतीय समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। देखिए ये यूपी के मिर्ज़ापुर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जो जीएमटी से ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है यहाँ का समय। और ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और एक और है आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार से होकर ये नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से चीनी का रोजा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। चीनी का रोजा आगरा में स्थित है। नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली में कुतुब मीनार भी यहीं पर है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। इसका राइट आंसर आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। भारत की संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पंच सिद्धांतिका पुस्तक आर्यभट्ट, महावीराचार्य, वराहमिहिर या भास्कराचार्य। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। भास्कराचार्य जी के द्वारा लीलावती, जो गणित की पुस्तक है उसका नाम लीलावती है। ये गणित की पुस्तक है लीलावती। आर्यभट्टी नाम की पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखी थी। और पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बाराबंकी, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी।
इसका राइट आंसर फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे बुलंद दरवाज़ा भी स्थित है। बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन, पेंटोथेनिक अम्ल, राइबोफ्लेविन या साइनोकोबोलिन? तो इसका राइट आंसर साइनोकोबोलिन, जो विटामिन 12 का रासायनिक नाम है। बायोटिन विटामिन B9 का, बायोटिन पेंथोनिक अम्ल विटामिन B5 का, राइबोफ्लेविन B2 का, विटामिन B2 का। इसका राइट आंसर साइनोकोबोलिन, विटामिन B12, क्योंकि इसमें विटामिन के भी शामिल होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबोलिन। तो चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आप अपनी जानकारी को भी जांच लिए होंगे कि कितना तैयारी है। तो ओके, थैंक यू, बाय।